सभी को जय हिंद। सब लोग ठीक है बच्चे लोग? अच्छा, हिस्ट्री में हमारा पिछले क्लास में कहाँ तक हो गया था? मगध चल रहा था। मगध में हरेक वंश खत्म हो गया था, है ना? हरेक वंश के आगे आज शिशुनाग वंश पढ़ना था। चलिए चीजों को हम पहले 5 मिनट रिवाइज करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चे? चलिए बताइए, मगध में कितने वंशों ने शासन किया था? 7 वंशों ने। कौन कौन से बच्चे? हसीन, मशूक, सरार। हसीन, मशूक, सरार। ठीक है। ह से हरेक वंश, सी से शिशुनाग वंश। ये वाला जो एरिया था बच्चों किसका था? ये मगध का एरिया था। ठीक है। स्टार्टिंग में क्या है, मगध जो था राजगीर से प्रारंभ हुआ था, लेकिन बाद में धीरे धीरे अपने एरिया का विस्तार करते हुए ये बहुत बड़ा हो गया था। ठीक है बच्चे? तो ये हमारा कौन सा था? ये मगध का एरिया था। ठीक है। चलिए, मगध पे कितने वंशों ने शासन किया था बच्चे? 7 वंशों ने। कौन कौन से? हसीन, मशूक, सार। हसीन, मशूक, सार। ठीक है। जिसमें से हमने हर्यंक वंश को पढ़ लिया था पिछले क्लास में। ठीक है। हर्यंक वंश को हमने खत्म कर लिया था। ह से हर्यंक वंश। आज हमको क्या पढ़ना था? शिशुनाग वंश। ठीक है। चलिए बताइए, मगध का पहला ऐतिहासिक वंश कौन सा था? बताइए। तो मगध का पहला जो ऐतिहासिक वंश था बच्चे, वो हर्यंक वंश था। लेकिन इससे पहले भी एक वंश था जिसका कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं था। वो कौन सा था? बताइए। वेरी गुड, बृहद्रथ वंश। गुड। ठीक है। तो बृहद्रथ वंश के संस्थापक कौन थे? बृहद्रथ थे। ठीक है। बृहद्रथ के बेटे का नाम क्या था? जरासंध था। ठीक है। बृहद्रथ वंश का सबसे योग्य शासक कौन था? जरासंध। वेरी गुड। जरासंध के किला कहाँ पे बच्चे? राजगीर में। जरासंध के किला कहाँ पे है? राजगीर में। जरासंध और भीम के बीच कौन सी युद्ध हुई थी? बताइए। मल्ल युद्ध। बहुत बढ़िया। जरासंध और भीम के बीच में मल्ल युद्ध हुआ था। ठीक है बच्चे। उसके बाद से बच्चे हरेक वंश जो था ना, हरेक वंश का जो संस्थापक था वो कौन सा था? बिंबिसार था। हरेक वंश का संस्थापक बिंबिसार। ठीक है। बिंबिसार ने बच्चे क्या क्या काम किया था, चलिए देख लेते हैं। बिंबिसार ने हरेक वंश की स्थापना किया था। उसके बाद से इसने जो अपनी राजधानी बनाई थी वो किसको बनाई थी? राजगीर को। इसने अपनी राजधानी किसको बनाई? राजगीर को। ठीक है। ये क्या है? ये अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत को बीमारी हो गई थी, तो इसने अपने जो वैद्य था, राजवैद्य जीवक को भेजा था। किसको? जीवक को। किसके इलाज में? चंद्रप्रद्योत के इलाज में। ठीक है। चंद्रप्रद्योत। चंद्रप्रद्योत कहाँ के राजा थे? अवंती के। ठीक है। अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत जो कि पांडु रोग से बीमार थे, इनके इलाज के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा। किसको भेजा था? जीवक को। और जैसे चंद्रप्रद्योत ठीक हो गए तो इसने क्या किया? चंद्रप्रद्योत ने बिंबिसार की अधीनता स्वीकार कर ली। इस तरह से क्या है, मतलब एमपी का अवंती वाला एरिया था, ये वाला, ये भी क्या है? मगध में मिल गया। ठीक है। तो इसने एरिया का जो विस्तार किया था, अपने बिंबिसार ने एरिया का विस्तार किया था कौन कौन से नीति के तहत? युद्ध करके व वैवाहिक संबंध स्थापित करके। यही तो किया था बच्चे, पिछले क्लास में पढ़ाया था। युद्ध करता था, युद्ध करके जीत लेता था और अपने एरिया का विस्तार कर देता था, या ऐसी लड़कियों से शादी करता था जिसका नवरसा होता था, जो लड़कियां अकेले होती थी। ठीक है। तो वैवाहिक संबंध स्थापित करके भी अपने एरिया का विस्तार करता था एंड युद्ध करके क्या करता था? अपने एरिया का विस्तार करता था। उसके बाद से बच्चे क्या है, इसकी बहुत बड़ी इच्छा थी वैशाली को जीतना। ठीक है। वैशाली को बहुत बड़ी इच्छा थी जीतना। इसके लिए इसने क्या, वैशाली पे अटैक भी किया था। इसने वैशाली पे आक्रमण किया था, बट इसको जीत नहीं पाया था। ठीक है। देखिए, यदि बिहार का नक्शा का आप देखेंगे तो वैशाली क्या है, गंगा नदी से ऊपर इधर पड़ जाता है। ठीक है। और ये राजगीर नीचे पड़ जाता है। ठीक है। तो इसने क्या, यहाँ से इसको अटैक तो किया था, बट वैशाली को जीत नहीं पाया था। उसके बाद से हरेक वर्ष में इसका बेटा आया था अजात शत्रु। ठीक है। अजात शत्रु। अजात शत्रु ने क्या किया, अपने पिता की हत्या कर दी थी, जिसकी वजह से इसको पितृहंता बोला गया। अजात शत्रु को कूड़ी भी बोला गया था। ठीक है। अजात शत्रु ने क्या किया, अपने पिता के नक्शे कदम पे चलना स्टार्ट कर दिया और इसने क्या किया, वैशाली जीतने की ठान ली। और वैशाली जीतने के लिए इसने क्या किया, अपने जो सबसे भरोसेमंद व्यक्ति था, कौन था इसका भरोसेमंद व्यक्ति? वर्षकार। वर्षकार क्या था? जासूस था। वर्षकार को क्या किया बच्चे, इसने वैशाली में लॉन्च कर दिया। ठीक है। वैशाली में वर्षकार को भेज दिया। वर्षकार ने सारे वहां का जो गुप्त सूचनाएं थी, जो उनकी कमजोर कड़ियां थी, सारी सूचनाएं इकट्ठा कर दिया। और वर्षकार के कहने पर इसने 2 नए वेपन, जो नए हथियार थे उसमें महाशिलाकंटक एंड रथ मूसल, इन 2 हथियारों का प्रयोग करके और वैशाली को जीत गया। वैशाली को क्या किया बच्चे, इसने जीत लिया। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक वैशाली भी आ गया, ये वैशाली का एरिया भी ये कवर हो गया। ठीक है। तो इस तरह से क्या है, मगध जो साम्राज्य था वो धीरे धीरे वो विस्तार हो रहा था। ठीक है बच्चे। और इसने जो बच्चे, बिंबिसार ने जो अपनी राजधानी बनाई थी राजगीर, इसने क्या किया था, राजगीर का पूरा किला बंदी करवा दिया था, चारों ओर से किला से घिरवा दिया था। ठीक है बच्चे।
अजातशत्रु ने और क्या काम किया, जो इसके पिता ने राजगीर को राजधानी बनाई थी, उस राजगीर को इसने क्या किया था, चारों ओर से किला से घिरवा दिया था। ठीक है बच्चे। उसके बाद से अजातशत्रु का बेटा आया, कौन सा आया था बच्चे, अजातशत्रु का बेटा कौन था, उदयन था। ठीक है, उदयन ने क्या किया बच्चे कि अपनी जो राजधानी थी, देखिए उदयन का मानना यह था कि हमारी राजधानी राजगीर तब तक अच्छी थी जब तक हमारा एरिया छोटा था, लेकिन उदयन का मानना था कि पिताजी ने हमारे वैशाली को जीत लिया, हमारे दादाजी ने अवंती को मिला लिया, मतलब हमारा एरिया बढ़ गया। तो अब जब एरिया बड़ा हो गया तो राजधानी हमारा राजगीर सही नहीं है, हमारा राजधानी ऐसी जगह होना चाहिए जहां से सब चीज का कनेक्टिविटी हो। तो इसने क्या किया था, अपनी राजधानी को क्या किया उदयन ने, राजगीर से पाटलिपुत्रा में शिफ्ट कर दिया। राजगीर से कहां लेके गया राजधानी को, पाटलिपुत्रा में। ठीक है बच्चे, राजधानी को कहां से कहां ले गया उदयन ने, राजगीर से पाटलिपुत्रा। ठीक है बच्चे। ठीक है, उदयन का बेटा आया बच्चे, उदयन का बेटा कौन था, नागदशक। ये क्या है, हरेक वंश का अंतिम शासक था। नागदशक जो था बहुत ही अयोग्य शासक था, मतलब इसने कुछ ज्यादा काम नहीं कराया। इसने क्या किया बच्चे, अपना सेनापति जो था वो किसको रख लिया था, शिशुनाग को। नागदशक ने कौन सा सेनापति रखा, शिशुनाग, और इसने सारा पावर किसको दे दिया, शिशुनाग को। ठीक है, तो शिशुनाग देखा कि नागदशक जो है ये लोल शासक है, बकलोल शासक है, ये कोई काम नहीं कर रहा, तो शिशुनाग ने इसकी हत्या कर दी। शिशुनाग जो उसका सेनापति था, इसको क्या किया, हत्या कर दिया, और फिर हरेक वंश की जगह शिशुनाग वंश की स्थापना करी। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं शिशुनाग वंश। ठीक है बच्चे, अभी क्या देखते हैं, शिशुनाग वंश। इसमें हमारा बच्चे हरेक वंश खत्म हो गया, शिशुनाग वंश देखते हैं। ठीक है, शिशुनाग वंश, बताइए शिशुनाग वंश की स्थापना किसने करी, शिशुनाग ने। ठीक है, हरेक वंश के अंतिम शासक नागदशक की हत्या करके शिशुनाग ने क्या किया, शिशुनाग वंश की स्थापना की। तो संस्थापक कौन हो गया बच्चे, संस्थापक हो गए शिशुनाग। ठीक है, शिशुनाग कौन था, ये हरेक वंश के शासक नागदशक का सेनापति था, हरेक वंश के शासक नागदशक का सेनापति। ठीक है, तो सेनापति शिशुनाग ने नागदशक की हत्या कर दी और हरेक वंश की जगह शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। ठीक, देखिए शिशुनाग के आने से क्या है, वंश तो चेंज हो गया, शिशुनाग के आने से क्या है, वंश शिशुनाग वंश हो गया, बट एरिया तो वही रहेगा, मगध का एरिया तो चेंज हो नहीं रहा। ठीक है, तो शिशुनाग वंश का जो अगला योग्य शासक था, अगला योग्य शासक का मतलब बच्चे देखिए, योग का मतलब ये होता है कि इतिहास उन्हीं को जगह देती है जिसने कुछ काम किया होता है। ठीक है, इतिहास अपने आप में उन्हीं को समाहित करती है जिसने बहुत महान कार्य किए होते हैं। ठीक है, तो इस वंश का अगला शासक कौन हुआ, योग्य शासक कालाशोक। ठीक है, कालाशोक, इसने क्या किया, जब उदयन के समय, उदयन का जो समय था उस टाइम पे राजधानी कहां थी, पाटलिपुत्रा थी। ठीक है, पाटलिपुत्रा। इसने क्या किया बच्चे, अपनी राजधानी को पाटलिपुत्रा से अपनी राजधानी कहां शिफ्ट कर ली, वैशाली में। आपको ध्यान भी होगा कि कालाशोक के समय ही द्वितीय बौद्ध संगीति कहां हुई थी, वैशाली में। कालाशोक के समय द्वितीय बौद्ध संगीति कहां हुई थी बच्चे, वैशाली में। तो जाहिर सी बात है इसने अपना राजधानी किसको बनाया होगा, वैशाली को। राजधानी किसको बनाया बच्चे, वैशाली को। ठीक है, अभी जैसे द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी बच्चे, तो बहुत सारे यहाँ पे विद्वान आने प्रारंभ हो गए थे, बहुत सारे टीचर आ गए। ठीक है, वैशाली एकदम से क्या है, शिक्षा का केंद्र बनते जा रहा था। उस टाइम पे कालाशोक जो था ये आधुनिक विश्व की कल्पना करने लगा था, तो वैशाली क्या हो रहा था बच्चे, ये शिक्षा का केंद्र बनते जा रहा था। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे बौद्ध विद्वान आ चुके थे, टीचर आ चुके थे, और जिससे क्या है, ये शिक्षा का केंद्र बनते जा रहा था। तो कालाशोक ने क्या किया, इन सब चीज को देखते हुए वैशाली को क्या है, अपनी राजनीतिक राजधानी, मतलब यहाँ पे वो रह ही रहा था, इसके रहने के साथ साथ इसको सांस्कृतिक राजधानी भी घोषित कर दिया, सांस्कृतिक राजधानी। ठीक है, अभी कालाशोक की राजनीतिक राजधानी एंड सांस्कृतिक राजधानी दोनों क्या हो गई, सेम हो गई। वैशाली क्या हो गई, सांस्कृतिक राजधानी भी होगी एंड राजनीतिक राजधानी। राजनीतिक मतलब जहां पे राजा महाराजा रहते थे। आज के समय में देखा जाए तो हमारी राजनीतिक राजधानी कहाँ है, दिल्ली है, और सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है बच्चे, वैशाली है। ठीक है, और आर्थिक राजधानी किसको बोलते हैं, तो मुंबई को बोलते हैं। तो सेम ऐसे ही कालाशोक के समय क्या था, राजधानी दोनों हो गई, राजनीतिक और प्लस सांस्कृतिक राजधानी दोनों कौन सी हो गई, वैशाली हो गई। ठीक है, लेकिन कालाशोक ये भली भांति जानता था। कालाशोक ने देखा कि राजधानी भी वैशाली है और सांस्कृतिक राजधानी भी वैशाली है। क्योंकि सांस्कृतिक राजधानी होने के कारण इस शिक्षा का केंद्र बनते जा रहा था, और यहाँ पे क्या है, बहुत सारे लोग आने लगे थे, शिक्षा के माध्यम से आने लगे थे, घूमने के माध्यम से आने लगे थे। इसको कहीं ना कहीं डर था कि कोई ना कोई जासूस आ जाएगा, हमारे सारे राज्य का भेद जान सकता है, और इससे क्या है, बाहरी आक्रमण होने का खतरा था इस टाइम पे। ठीक है,
चूंकि इसने इतिहास में देखा भी था, अजात शत्रु ने क्या किया था, अपने सबसे बेहतरीन जासूस को बर्षकार को वैशाली में भेजा था और वैशाली में भेज के सारे वहां का भेद लेके और वैशाली को जीत लिया था। ठीक है, तो काला शक्ति जानता था कि हमारे यहाँ पे विदेशी आक्रमण हो सकता है, तो इसने क्या किया बच्चे, ये जो वैशाली को बोला ठीक है ये सांस्कृतिक राजधानी इसको हम रहने देते हैं। इसने क्या किया, अपनी जो राजनीतिक राजधानी मतलब राजा महाराजाओं के रहने का जो जगह राजनीतिक राजधानी, इसने वापस वैशाली से पाटलिपुत्रा में शिफ्ट कर दिया। पाटलिपुत्रा, ठीक है, पाटलिपुत्रा आज का जो प्रेजेंट टाइम में पटना है उसी के नाम पाटलिपुत्रा था। ठीक है, तो काला शब्द ने क्या किया, अपनी राजधानी जो थी राजनीतिक राजधानी उसको वापस कहां लेके आया, पाटलिपुत्रा में, बट सांस्कृतिक राजधानी वैशाली को ही रहने दिया। समझ आया बच्चे। काला शोक के बाद बच्चे, काला शोक के बाद इस वंश का अगला शासक कौन आया बच्चे, नंदी वर्मन। कौन, नंदी वर्मन। नंदी वर्मन। देखिए शिशुनाग वंश का अगला शासक कौन था बच्चे, काला शोक के बाद नंदी वर्मन। ठीक है, नंदी वर्मन जो था ना ये बहुत अयोग्य शासक था। अयोग्य मतलब बच्चे, अयोग्य शासक मतलब इसने कुछ काम नहीं किया ज्यादा। ठीक है, और ये बकलोल था, बिल्कुल लोल शासक था, बकलोल था। ठीक है, इसको मतलब इसने इतिहास के लिए कुछ काम नहीं किया है, बिल्कुल अयास टाइप का था, ये कुछ काम नहीं करता था। ठीक है, लेकिन इसने भी सेम वही गलती कर दी जो गलती नाग दशक ने किया था। नाग दशक ने क्या किया, अपने सेनापति शिशुनाग को रख लिया था। इसने भी क्या किया बच्चे, अपना सेनापति महापदम नंद को रख लिया, महापदम नंद को। इसने अपना सेनापति किसको बनाया, महापदम नंद को। महापदम नंद ने क्या किया बच्चे, इसका चैप्टर क्लोज कर दिया। महापदम नंद ने इसको क्या है, मार दिया, और मार के क्या किया बच्चे, नंद वंश की स्थापना कर दी। किसकी, नंद वंश की। तो हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, अगला वंश कौन सा स्टार्ट हो जाएगा, नंद वंश। ठीक है, तो बताइए शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक, बहुत बढ़िया, नंदी वर्मन। ठीक है, नंदी वर्मन। नंदी वर्मन की हत्या किसने कर दी, इसका जो सेनापति था महापदम नंद। महापदम नंद ने इसकी हत्या करके कौन से वंश की स्थापना करी, तो नंद वंश का। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं नंद वंश। नंद वंश संस्थापक तो पता चल गया होगा, स्थापना किसने किया बच्चे, इसको महापदम नंद ने। ठीक है, महापदम नंद। महापदम नंद कौन था बच्चे, तो नंदी वर्मन का सेनापति, नंदी वर्मन का सेनापति। ठीक है, महापदम नंद ने नंदी वर्मन की हत्या करके एक नए वंश नंद वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, देखिए पहले के समय में बच्चे ऐसा माना जाता था कि राजपूत लोग ही राजा रहेंगे। ठीक है, इवन आप महाभारत को देखेंगे तो वहां पे ब्राह्मणों को जो काम था, क्या काम था ब्राह्मण का, शिक्षा देना और भिक्षा लेना। ब्राह्मण लोग क्या करते थे, शिक्षा देते थे और भिक्षा लेते थे। सेम लड़ाई के काम कौन करता था महाभारत में भी, तो क्षत्रिय लोग, राजपूत लोग क्या लड़ाई काम करते थे उस टाइम पे। लेकिन इसी बीच में क्या हुआ, महापदम नंद राजा बन गया, महापदम नंद राजा बन गया। और ये महापदम नंद कौन सी जाति का था, शूद्र जाति का। ठीक है, जबकि उस टाइम पे राजा कौन लोग बनते थे बच्चे, क्षत्रिय लोग बनते थे। ठीक है, लेकिन ये क्या है, महापदम नंद क्या था, शूद्र जाति का था और ये राजा बन गया। महापदम नंद को ना क्षत्रिय जातियों से क्या है 36 का आंकड़ा हो गया, बहुत मतलब इसके दिल में उनके लिए नफरत थी। ठीक है, तो जैसे ये राजा बना ना, इसने एक बहुत प्लान तैयार कर लिया कि ये क्षत्रिय का नाश कर देगा। क्षत्रिय को नाश करने के लिए इसने क्या है, एक प्लान बना दिया। उस प्लान को क्या बोला गया, सर्व छत्रांतक। सर्व छत्रांतक, छत्रांतक मतलब सभी क्षत्रियों का नाश। सर्व छत्रांतक का मतलब सभी क्षत्रियों का नाश। ठीक है, तो इसके दिल में राजपूतों के लिए इतना ईर्ष्या, इतना नफरत था कि जैसे ही राजा बना इसने सारे विश्व के सारे क्षत्रियों को नाश करने के इसने प्लान बना डाला और इसने सर्व छत्रांतक की उपाधि धारण कर ली। सर्व छत्रांतक की उपाधि धारण कर ली। ठीक है बच्चे, और इसने सर्व छत्रांतक की जैसे उपाधि धारण करी, उसके बाद से इसने क्या किया, कलिंग पर आक्रमण कर दिया। कलिंग पर आक्रमण कर दिया। देखिए कलिंग जो था ना बच्चे, उस टाइम का ढोल के समय था। ढोलक जो होता ना, जिसका मन करता था वही आके कलिंग को बजा के चला जाता था। इसका रीजन था, कलिंग आज के समय में उड़ीसा के एरिया में है। ठीक है, उस टाइम पे क्या, यहाँ पे बहुत जंगल होता था, यहाँ पे हाथियां पाई जाती थी, और जो राजा महाराजा होते थे उनके किला देखेंगे तो आप मैक्सिमम लकड़ियों का बना होता था, लकड़ी की डिजाइन, लकड़ी की सीढ़ियां, लकड़ी का। तो हर राजा चाहता था कि उसको अच्छी से अच्छी जो लकड़ी है वो मिल जाए आसानी से। वहां पे हाथी होता था, हाथी जिस राजा के पास हाथी हो जाता था मतलब उसका युद्ध जीतना बिल्कुल तय होता था। उस टाइम का हाथी मतलब आज का अर्जुन टैंक समझ लीजिए। तो इसलिए हर राजा कलिंग को जीतना चाहता था, तो इसने क्या कलिंग को जीत लिया। और कलिंग जीतने के बाद इसने एकराट की उपाधि धारण कर ली। एकराट, कलिंग जीतने के बाद महापदम नंद ने क्या किया बच्चे, एकराट की उपाधि धारण कर ली। एकराट का मतलब होता है इकलौता राजा।
एकराट का मतलब बच्चे एकलौता राजा, ठीक है। महापद्म नंद किस जाति का था बच्चे? शूद्र जाति का, ठीक है। इसने क्षत्रियों को नाश करने के लिए कौन सा प्लान बनाया? सर्व क्षत्रांतक, मतलब सभी क्षत्रियों को नाश, ठीक है। उसके बाद से इसने कलिंग जीत के कौन सा उपाधि धारण किया? एकराट की। कौन सा? एकराट की, ठीक है बच्चे। एकराट का मतलब क्या होता है? एकलौता राजा। महापद्म नंद के बाद इसका बेटा बना गद्दी पर बैठा। इसका बेटा का नाम क्या था? धनानंद, धनानंद, ठीक है। महापद्म नंद के बाद गद्दी पर कौन बैठा बच्चे? तो धनानंद। धनानंद का जो शरीर था ना, ये कोशिका से बना ही नहीं था ससुरा, ठीक है। ये क्या है? इसका जो शरीर बना था वो घमंड से बना था, ईगो से बना था। इसके अंदर घमंड बहुत था, ईगो बहुत था, ठीक है। ये बहुत बड़ा शराबी था, ठीक है, बहुत बड़ा शराबी था, बिल्कुल अयासी टाइप का व्यक्ति था। दिन भर शराब के नशे में रहता था और ऑर्केस्ट्रा देखते रहता था, ठीक है। तो धनानंद जो था कैसा था बच्चे? ये शराबी था, अयासी टाइप का व्यक्ति था, ठीक है। और दिन भर शराब पी के और नाच गानों में व्यस्त रहता था। लेकिन इसने क्या है? कलिंग में, कलिंग के एरिया में क्या किया था बच्चे? इसने नहर का निर्माण कराया था। कलिंग में नहर का निर्माण कराया था। देखिए, कलिंग इसने तो जीता नहीं था, जीता तो इसके बाबूजी ने था। ये देखिए, कलिंग किसने जीता था? इसके बाबूजी ने। लेकिन इसने क्या है? कलिंग में एक नहर का निर्माण कराया था, ठीक है। मगध जो था, एक्चुअल में इसका लोकेशन बहुत जबरदस्त था। मगध का लोकेशन क्या है? बहुत जबरदस्त था, बहुत बढ़िया जगह पे था। हर्यंक वंश ने अवंती को मिला लिया था, ठीक है। नंद वंश ने क्या है? ये कलिंग का एरिया नीचे वाला था, इसको भी मिला लिया था। तो इस तरह से क्या है? मगध का साम्राज्य धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। मगध के पास नदियों की कोई कमी नहीं थी। मगध के पास नदियों की कोई कमी नहीं थी, चारों तरफ नदियां थी। इसकी भूमि बहुत उपजाऊ थी, फसलें अच्छी होती थी, और फसलें अच्छी होने के कारण राजा के पास पैसा भी ठीक ठाक आता था, ठीक है। तो मगध इतना बड़ा हो गया था, मगध इतना बड़ा था कि इसके ऊपर कोई आक्रमण करने को सोचता तक नहीं था। ऊपर में पहाड़ थे इसके, नीचे में ये बंगाल की खाड़ी थी इधर, ठीक है, नीचे में बंगाल की खाड़ी थी। तो बंगाल उस टाइम पे इतना बड़े नाव वगैरह तो थे नहीं कि भाई खाड़ी को पार करके। तो कहने का मतलब था कि मगध जो था ना, बहुत ही सुरक्षित जगह पे था, और ये इतना शक्तिशाली होते जा रहा था कि इसके ऊपर कोई अटैक करने को सोचता तक नहीं था, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं प्राचीन काल में भारत का जो पूर्वी भाग था, मतलब ये मगध एरिया जो था, ये बहुत ही शांत था, शक्तिशाली था, ठीक है, और राजनीतिक रूप से क्या था? स्थिर था, ठीक है। राजनीतिक रूप से स्थिर था, शांत था और शक्तिशाली था, ये हम आराम से बोल सकते हैं। लेकिन जो भारत का पश्चिम और उत्तर वाला जो ये वाला एरिया था, ये वाला पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्की, ठीक है, उस टाइम पे क्या था? ये इसको तक्षशिला गंधार बोला जाता था। अफगानिस्तान वाला जो एरिया था वो कंबोज का एरिया था। तुर्की, इस सब में क्या है? अशांति छाई हुई थी, अशांति छाई हुई थी। इसका एक रीजन था, इस टाइम पे क्या है? सिकंदर का आगमन हो चुका था। यहां से क्या है? सिकंदर आना स्टार्ट हो गया था। सिकंदर कितना? 326 ईसा पूर्व में आ रहा था, ठीक है। वो क्या है? सिकंदर में एक तरह की सनक सवार थी, एक तरह की क्या सनक सवार थी कि उसको पूरा विश्व को जीतना है, ठीक है। सिकंदर में विश्व विजेता बनने की सनक सवार थी। इस वजह से क्या है? जो पश्चिम और उत्तर वाला, पश्चिमोत्तर भाग जो था भारत का, उसमें क्या है? अशांति छाई हुई थी, ठीक है। वो क्या है? एक एक करके सारे राज्यों को जीतते हुए आगे बढ़ते हुए सिकंदर आ रहा था। उसने कंबोज को पूरा बर्बाद कर दिया, कंबोज को भी पूरा उसने जीत लिया। जैसे वो तक्षशिला के पास पहुंचा, सिकंदर जैसे तक्षशिला के पास, मतलब इस एरिया में पहुंचा, तो यहाँ का राजा था आम्भिक। तक्षशिला का राजा कौन था उस टाइम पे? आम्भिक। आम्भिक जो था ना, बहुत डरपोक टाइप का शासक था, बहुत डरता था, डरपोक टाइप का शासक था। इसने क्या है? सिकंदर की बहादुरी को देखते हुए इसने बिल्कुल डर गया उसके सामने, और सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली। सिकंदर की इसने अधीनता स्वीकार कर ली, मतलब सिकंदर का गुलाम हो गया। इवन जब यहाँ पे सिंध, इस जगह पे सिंध के राजा जो थे पोरस, सिंध के राजा पोरस को हराने में भी आम्भिक ने सिकंदर की मदद करी थी। सिंध के राजा जो पोरस थे, उसको हराने में किसने मदद करी? तो आम्भिक ने। आम्भिक कहाँ का राजा था बच्चे? तक्षशिला का। सोचो पहले लोग मतलब कैसे थे, खुद तो गए, इसको भी हरा दिए। लेकिन सिकंदर की सेना ने क्या है? राजा पोरस को पकड़कर घसीटते हुए सिकंदर के सामने पेश करी। सिकंदर ने राजा पोरस के सामने दो शर्तें रख ली, या तो आप अपनी जान दे दो, अदरवाइज हमारी अधीनता स्वीकार कर लो, ठीक है। तो राजा पोरस जो थे, बहुत ही बहादुरी से इन्होंने बोला कि हम जान ही दे देंगे समाज, लेकिन हम आपकी अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। ये देखते हुए जो सिकंदर की वाइफ थी वो बहुत प्रसन्न हुई। सिकंदर की वाइफ का नाम क्या था बच्चे? रैक्सोना। सिकंदर की वाइफ का नाम रैक्सोना। वो क्या है? राजा पोरस की बहादुरी को देखते हुए वो बहुत खुश हुई, और इस खुशी के चक्कर में उसको अपना भाई बना लिया, उसके हाथों पे राखी बांध दी, ठीक है। तो इतिहास में जो रैक्सोना थी, सिकंदर की वाइफ, वो राजा पोरस की बहादुरी को देखते हुए उसने उसको कलाइयों पर राखी बांध दी थी, ठीक है, समझ में आया? तो क्या बच्चे?
सिकंदर जब आ रहा था तो उसने तक्षशिला को भी अटैक किया और तक्षशिला को भी उसने जीत लिया। तक्षशिला में ही एक गुरु रहते थे जिनका नाम था चाणक्य। तक्षशिला में कौन रहता था? चाणक्य, जिनका नाम था, जिनको हम विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, विष्णुगुप्त के कितने नाम बच्चे? बहुत बढ़िया। विष्णुगुप्त को हम चाणक्य भी बोलते हैं, कौटिल्य भी बोलते हैं, और समझ में आया बच्चे? इनके पिता का नाम क्या था? गुनी। इनके पिता का क्या नाम था बच्चे? गुनी। ठीक है, तो तक्षशिला में ये चाणक्य रहते थे, तक्षशिला में चाणक्य रहते थे। इन्होंने देखा कि सिकंदर पे तो बिल्कुल विश्व विजेता की सनक सवार है, इसको रोकने वाला कोई राजा भी नहीं दिख रहा है। तो सिकंदर ने क्या किया, यहाँ से जब ये तक्षशिला के पास आ रहा था तो यहाँ पे जो हमारे चाणक्य थे वो क्या है, मगध के एरिया में आ गए। मगध के एरिया में किसके पास आए? उस टाइम पे मगध पे किसका शासन था? धनानंद का। धनानंद के पास आए और उन्होंने सिकंदर की बारे में सब कहानियां बताई। लेकिन ये धनानंद जो था ये क्या था? बहुत बड़ा शराबी था, शराब के नशे में धुत रहता था। ठीक है, शराब पी के ऑर्केस्ट्रा देख रहा था। उसी टाइम पे क्या है, यहाँ पे धनानंद के पास कौन आया? चाणक्य आया और सिकंदर की बातें बताई। शराब के नशे में इसने क्या किया, चाणक्य जो थे गुरु चाणक्य, उनकी इसने बेइज्जती कर दी। धनानंद ने क्या किया? बेइज्जती कर दिया, उनकी चुटिया खोल दी। अब एक ब्राह्मण के लिए उसकी चुटिया बहुत उसका सम्मान होता है। ठीक है, तो इसने क्या किया? चाणक्य को बेइज्जती करके दरबार से भगा दिया। फिर ये वापस चाणक्य कहाँ आए बच्चे? तक्षशिला में। तक्षशिला में आने के बाद उनका एक बेहतरीन शिष्य था चंद्रगुप्त मौर्य। उन्होंने अपने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया सिकंदर से लड़ने के लिए। चंद्रगुप्त मौर्य बोला कि महाराज मेरे से कैसे होगा, गुरुजी मेरे से कैसे होगा। लेकिन एक बेहतरीन बात थी कि यहाँ पे जो धनानंद जो थे ना बच्चे, इन्होंने अपनी बेइज्जती के बारे में चंद्रगुप्त मौर्य से नहीं बताया, क्योंकि वो भली भांति जानते थे कि एक बार मैं अपनी बेइज्जती के बारे में अपने शिष्य से बताऊंगा तो मेरे शिष्य का पहला दुश्मन कौन हो जाएगा? धनानंद। लेकिन अभी उनका मेन टारगेट क्या था? चाणक्य का मेन टारगेट क्या था? सिकंदर को रोकना। तो चाणक्य ने क्या किया? अपने बेहतरीन शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को सिकंदर की सेना में जासूस के रूप में भर्ती करवा दिया। क्या किया बच्चे? जासूस के रूप में भर्ती करवा दिया। ठीक है, सिकंदर की सेना में एक दिन क्या हुआ, चाणक्य और अपने चंद्रगुप्त मौर्य दोनों ने मिलकर क्या किया? खाने में जहर मिलवा दिया। ठीक है, खाने में जहर मिलवा दिया। तो पहले के टाइम पे जहर भी ऐसे थे कि आज मिलाओ तो कल, परसों, 5 दिन 10 दिन में असर करता था। सिकंदर की सेना क्या है, धीरे धीरे वहां पे मरना स्टार्ट हो गई। धीरे धीरे जहर के जैसे जैसे प्रकोप बढ़ता गया, सिकंदर की सेना मरना स्टार्ट हो गई। ठीक है, सिकंदर की सेना में चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने अफवाह फैलाने में कायम हो गए। उन्होंने एक अफवाह फैला दी कि यहाँ पे ब्यास नदी जो कि भारत से होकर जाती है, जो भी इस ब्यास नदी को पार करके भारत के इलाके में मतलब इस एरिया में प्रवेश करेगा वो बीमार होता जाएगा, क्योंकि भारत जो है वो देवी देवताओं का देश है। सिकंदर की सेना में क्या अफवाह फैला दिया गया कि जो भी ब्यास नदी को क्रॉस करेगा वो बीमारी से उसकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि भारत जो एक देश है वो देवी देवताओं का देश है। ठीक है, साथ में ये भी अफवाह फैलाने में वो सफल रहे कि भारत में जो मगध एरिया में धनानंद का जो शासन है, उस धनानंद के पास हाथियों की विशाल फौज है। हाथियों क्या है? विशाल फौज है, और धनानंद जो है बहुत ही शक्तिशाली राजा है। ये अफवाह भी चाणक्य एंड चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा फैला दिया गया। ठीक है, क्योंकि सिकंदर की सेना ये पूरा तुर्की और की निपटाते हुए आई थी, पहले ही हारी थक चुकी थी, हारी हुई थी, थकी हुई थी, और ये सब बीमारी से मरने भी लगे थे, जहर से मरने भी लगे थे। अफवाह भी फैला दिया गया कि ब्यास नदी जो क्रॉस करेगा वो मर जाएगा। तो जो सिकंदर की सेना थी यहीं से वापस लौटना स्टार्ट हो गई, यहीं से वापस लौटना स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य ने एंड चाणक्य ने मिलकर क्या है, सिकंदर की सेना को वहीं से परास्त कर दिया और सिकंदर की सेना वहीं से वापस लौट गई थी। सिकंदर की सेना 2 टाइप की थी बच्चे। सिकंदर की सेना कितने टाइप की थी? 2 टाइप की। पहला जल सेना, दूसरा थल सेना। जल सेना का जो नेतृत्व कर रहा था वो निर्याकस कर रहा था। जल सेना का नेतृत्व कौन करता? निर्याकस। थल सेना का सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर के पास 2 टाइप की सेना थी, एक जल सेना एंड एक थल सेना। थल सेना का नेतृत्व सेल्यूकस निकेटर कर रहा था और जल सेना का नेतृत्व निर्याकस कर रहा था। सिकंदर की सेना यहाँ से वापस लौट गई और इस तरह से क्या है, सिकंदर की यहाँ पे पराजय हुई। तो सिकंदर को परास्त करने के बाद सिकंदर तो हार गए और सिकंदर वहां से पराजित होकर वापस लौट गए। अभी बारी है धनानंद की। जैसे सिकंदर का चैप्टर क्लोज हुआ, फिर आचार्य चाणक्य ने अपने बेइज्जती के बारे में किसको बताया? चंद्रगुप्त मौर्य को। किसको बताया बच्चे? चंद्रगुप्त मौर्य को। फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, इनके बेइज्जती का बदला लेते हुए धनानंद पर अटैक कर दिया और धनानंद को पराजित करके यहाँ पे किस वंश की स्थापना कर दी? मौर्य वंश की। तो नंद वंश के बाद मौर्य वंश। ठीक है, मौर्य वंश की स्थापना हुई। ठीक है, तो अब मौर्य वंश हम लोग कल से पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।